दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले पुरसा देते चलें भुट्टो साहब की इंतकाल का। हालांकि इंतकाल ज़माने पहले हो चुका, ताहम सियासी इंतकाल की मैं बात कर रहा हूँ। आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, हुजूर भुट्टो साहब का इंतकाल होते ही, सियासी इंतकाल होते ही लाड़काना में एक और विकेट डाउन हुई है। हुजूर एक मरतबा फिर उंगली उठा दी गई है इंतखाबी नताइज पर, अदम इत्मीनान का इजहार किया है बिलावल साहब ने, और इसमें उन्होंने 2-3 बातें उन्होंने उठाई हैं। अगर वो बातें ना करते तो फिर मैं भी ये बात करने में मजबूर ना होता। उन्होंने अपने आप को कराची का बेटा डिक्लेयर कर दिया है। हुजूर ये थोड़ी ज़्यादती नहीं फरमा दी उन्होंने? वो कराची जो बर्बाद है, वो कराची जिसे जानबूझ करके बर्बाद किया गया, उड़ा दिया गया सब कुछ, यहाँ जो कुछ भी था वो बिल्कुल नखलिस्तान को आपने रेगिस्तान में तब्दील कर दिया जिए भुट्टो के नारों में। उसके बाद आप अपने आप को कराची का बेटा कह रहे हैं। हुजूर ये कैसा नाखल्फ बेटा है मादरत के साथ, कि जिसके सामने इसके अम्मा अब्बा के साथ पता नहीं क्या कुछ होता रहा, फुटबॉल खेली जाती रही उनकी दस्तार के साथ, लेकिन इस बेटे ने कभी चूं तक नहीं की। पप्पा जानी की हुकूमत में भी यही सब होता रहा। उस वक्त तो आवाम को अपनी जान बचाना ही मुश्किल था। कराची में एक एक दिन में 100 आदमियों की विकेट ले ली गई। उस वक्त ये बेटा कहाँ था? अब अचानक क्यों इसकी जो है वो साहबजदगी जाग गई है? भुट्टो के इंतकाल के बाद आज़ादी राय और अल्फाज जो इसके लिए भुट्टो ने अपने को इंतकाल करवा दिया, वो अब आप पे इंतकाल हो चुका है। उस इंतकाल का एक हिस्सा यही है जो आपकी ज़बान से निकल रहा है, यानी कि आप आज़ाद हो गए। इससे पहले आपके कोई शख्स नहीं बोल सकता था इतनी आज़ादी के साथ। जब भुट्टो साहब ने तहरीक चलाई इंतकाल का, तो वो इंतकाल आप तक भी उसी हालत में पहुंच चुकी है जो मैं अभी देख करके बड़ा खुश हो रहा हूं कि आपकी ज़बान और आज़ादी राय आप तक मुंतकिल है। अब शहादत आपकी किस्मत में है या नहीं है वो तो अलग है, नूर आरिफीन सिद्दीकी साहब। लेकिन एक बात है कि जब पिछले दिनों बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, ज़बान खोला और कहा कि अगर हकूक़ सूबों को नहीं मिलेंगे तो फिर आपने इसको सिंध का बेटा अलग से बना करके पेश किया। अगर उसने अपने शहर का नाम ले लिया कि कराची को 162 अरब रुपए अगर मरकज़ ने देना था, ऐलान करके इमरान खान साहब गए, वो न दिया और न दे पाए या नहीं देना चाहता था, सिर्फ़ और सिर्फ सफाई के नाम पर डंडोरा पीटना था, तो अगर उसने कराची का बेटा अपने को बोल दिया है तो कल वो आकर के हो सकता है कि पंजाब पहुंचेगा तो लाहौर का बेटा होगा। उसके लिए मुल्क के तमाम शहर, तमाम घर, तमाम दोस्त, तमाम अहबाब, तमाम एरिया, तमाम यूनियंस, वो सब उसके घर हैं, उसके भाई हैं, वो सब का भाई है। बिलावल भुट्टो सब के भाई के ऐसे से सब शहर जितने पाकिस्तान के वो उसके शहर हैं। अगर उसने कराची का नाम ले लिया, सिद्दीकी साहब आप उसमें से परेशान ना हो जाइए, वो आपकी खुशी की लहर होनी चाहिए कि सिंध के लोग, कराची जिनका है वो अपने कराची को भी सिंध की तरह, और जिनको लाहौर और दीर से। सर मुझे पता था, मुझे मालूम था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आपके कान पे जू नहीं रहेंगी। थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। सलीम बुखारी साहब की खिदमत में फुल टॉस पेश है। सलीम बुखारी साहब, सुनिए, वो एक धरती, सर आयतुल्लाह दुरानी साहब थोड़ा सा सर ब्रेक वहीं तलाश कीजिए, कहीं मिल जाएगा। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं सलीम बुखारी साहब के पास से हुआ हूँ, फिर आपके पास भी आता हूँ। सलीम बुखारी साहब, वो एक धरती अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ अब से कुछ अरसे पहले तक, कम से कम उस वक्त से पहले तक जब तक मैं स्टूडियो में दाखिल नहीं हुआ, भुट्टो जिंदा था, जैकबाबाद के निजी अस्पताल में 4 नौमौलूद बच्चों से ज़बरदस्ती जीने का हक छीन लिया गया। ये तो महज एक छोटी सी कहानी है। पिछले ही कुछ प्रोग्रामों में मैंने उस बच्चे की दास्तान भी सुनाई थी कि जिसको वैक्सीन न मिलने के सबब मौत के घाट उतार दिया गया। किसने उतारा वाज़ेह है, अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा खुल करके कहने के लिए तैयार हूँ। सिंध में, यहाँ अदालत पूछ रही है सिंध में क्या हो रहा है, आवारा कुत्ते क्यों नहीं ख़त्म किए जा रहे? शहर में जरासीम कुछ स्प्रे किया गया, ना आवारा और पागल कुत्ते पकड़ते हैं, चंद रटी रटाई लाइनें लिख कर ले आते हैं। हुजूर वाला, ये भी वो खबर नहीं है जिससे आंखें जो हैं वो चौंधिया जाएं, लेकिन आपको खबर की ज़रूरत नहीं है, इतना मुझे पता है। सर कुछ इरशाद फरमाइएगा। देखिए, पहली बात तो ये सिद्दीकी साहब के कुछ खुद आपको अपने बहुत सारे प्रोग्राम याद रखने चाहिए जिनमें आप ये मातम और ये मरसिया, ये नोहे पढ़ते रहे हैं कि कराची की सांसें बंद करने के दावेदार कौन थे, कराची में कत्लो गारत का समुंदर जो था या तूफ़ान जो था वो किसने उठा रखा था। आप इस सारे का मलबा अचानक अगर पीपल्स पार्टी पे डालेंगे तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से नादानिस्तगी में आपसे ज़्यादती हो रही है। क्या आपको वो नाम याद नहीं है जो लंदन में बैठा हुआ वहाँ पर हर वक्त ये दावे करता था कि मैं जब चाहूँ शहर को खून में नहला सकता हूँ, मैं जब चाहूँ बोरी बंद लाशें वहाँ से निकल सकती हैं। वो सारी तारीख़ आप भूल गए, और उस दौर में भी पीपल्स पार्टी कराची शहर में ज़िंदा थी।
آپ لیاری کو بھی بھول رہے ہیں, آپ لانڈی کو بھی بھول رہے ہیں. تھوڑا سا آپ کو اپنے ذہن پر زور دینا پڑے گا کہ اس کے اوپر نوحہ اور مرثیہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پڑھا ہے. اگر آپ کو لیاری کا جلسہ یاد ہو بلاول بھٹو کا, تو اس نے یہ کہا تھا کہ انکل اگر میرے ورکر کی الطاف کو ایڈریس کر کے پر آنچ آئی تو میں تمہارا جینا لندن میں حرام کر دوں گا. چاہے یہ بیان تھا لیکن یہ واقعات ہمیں یاد رہنے چاہیے. کراچی کو علیحدہ کر کے سندھ سے دیکھنے کی جو یہ عادت ہے یا جو یہ حوالہ ہے, یہی تو سب سے زیادہ خوفناکی ہے اس کے بیچ میں. کراچی کیپٹل ہے سندھ پروونس کا. خدا کے واسطے ان کو دو دیکھنا ہمیں اب بند کر دینا چاہیے. آخری میں اس پر گفتگو تو بہت طویل کر سکتا ہوں, لیکن لاسٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو لیپسز ہو رہے ہیں وہ حکومتوں کے لیپسز صرف سندھ یا کراچی تک محدود نہیں ہیں. حافظ آباد میں اور ایبٹ آباد میں جو 4 بچے مرے اس کا تو ذکر آپ نے فرمانا مناسب نہیں سمجھا, پتہ نہیں کیوں. اور اسی طرح کے بے پناہ لیپسز, کتے کا کاٹنا صرف کراچی تک محدود نہیں ہے, کتے لوگوں کو کاٹتے ہیں دیگر علاقوں میں بھی, ویکسین پورے ملک میں نہیں ہے. تو یہ باتیں ضرور ہونی چاہیے, ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ سنگل آؤٹ کریں گے تو میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. اب میں اس سے زیادہ کچھ اس میں ایڈ کرنا نہیں چاہتا. درست ہے سر. سر تحریک انصاف کے پاس سے ہوتا چلوں. شوکت بسرا صاحب مسکرائیے نہیں سر, سوال ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہی ہے. سر یہ عمران خان صاحب نے پھر کھیلنے کا موقع دے دیا. فرما رہے ہیں اچھا وقت شروع ہونے والا ہے. حالانکہ ان کا اچھا وقت تو 13 ماہ ہو گئے شروع ہو گئے, اس وقت کے بعد سے ہمارا برا وقت شروع ہو گیا تھا, یہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات, خان صاحب فرما رہے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے ملک کیسے چلے گا. یہ بھی انہوں نے مجھ سے ڈائریکٹلی یعنی گرج پالا ہے. میں تو وہ ایک عام آدمی ہوں, ایک عام آدمی روڈ پہ بیٹھا ہوا جس کے گلے میں اتڑیوں تک کھینچ لی جاتی ہیں ٹیکس کے نام پر. اس سے پتہ نہیں کون سے ٹیکس وصول کر لیے جاتے ہیں اس کے اگلے پچھلوں سے. یہ جو خواص آپ نے چنندہ لوگ اپنے آگے پیچھے رکھے میں, چاچے مامے تائے جو بیرون ملک سے بلا کر کے ان کو ملازمتیں دی ہیں, وزارتیں دی ہیں, مشاورتیں دی ہوئی ہیں, یہ ذرا ان میں تھوڑا سا کھنگالیں, ان میں کوئی چور ڈاکو مل جائے گا. یہ کیا ضرورت ہے کہ ہر الزام ایک عام آدمی کے گلے میں ڈال کر کے اور تالیاں بجوا کر کے چلتے ہیں. حضور کیا کہیں گے؟ بائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.